ओल्ड जेन KTM एडवेंचर 390 जो पिछले 6 साल में 1,17,000 किलोमीटर ट्रैवल कर चुकी है, और न्यू जेन KTM एडवेंचर 390 जो पिछले 4 महीने में 17,000 किलोमीटर ट्रैवल कर चुकी है। दोनों में खाली 1 लाख किलोमीटर का डिफरेंस है, पर दोनों में से कौन सी बाइक बेटर है आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। चार्ली चल यार। सभी आपने जितने भी शॉट्स देखे ना, ये दोनों मोटरसाइकिल के मिक्स एंड मैच शॉट थे। और एक और चीज़, ये दोनों मेरी ही मोटरसाइकिल्स हैं। ये जो मोटरसाइकिल है, जो ओल्ड जेन KTM एडवेंचर 390 है, इसको मैं अपनी लेजेंडरी मोटरसाइकिल बोलता हूँ। उसका मेन रीज़न ये है कि अभी तक मोटरसाइकिल 1,17,000 किलोमीटर ट्रैवल कर चुकी है विद नॉट इवन अ सिंगल मेजर इशू। मेजर वर्ड मैं साथ में ज़रूर यूज़ करता हूँ, क्योंकि माइनर इशूज़ किसी भी मोटरसाइकिल में आते हैं, चाहे वो पंचर हो गया, चाहे वो छोटी छोटी चीज़ें कुछ भी होती है। और ये मोटरसाइकिल अभी तक 46 कंट्रीज ट्रैवल कर चुकी है। ये बात मैंने अपने कई बार वीडियोज़ में बताया, लेकिन स्पेसिफिकली इस वीडियो में जानबूझ के बता रहा हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो इस वीडियो में पहली बार आए, उनको पता नहीं है कि मोटरसाइकिल क्या है, कैसा परफॉर्म कर चुकी है। तो एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट देना आप लोगों को बहुत ज़रूरी था। अभी इसके बाद मैंने ये 4 महीने पहले इस मोटरसाइकिल को परचेज़ किया। अभी आप देख रहे हो इस मोटरसाइकिल में पैनियर्स लगे हुए हैं, क्योंकि मैं हूं अभी अपनी अक्रॉस इंडिया की राइड पे, जिसमें मैं 4 कॉर्नर्स ऑफ इंडिया टच कर रहा हूं इस मोटरसाइकिल पे। अभी मैं अपने घर पे आया हूँ, 3 दिन का एक मैंने ब्रेक लिया है, क्योंकि यहाँ से मुझे निकलना है गुजरात के लिए। मेरा घर बीच में पड़ता था, तो मुझे लगा कि ठीक है एक रिव्यू वीडियो बना देता हूं, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक रिक्वेस्टेड वीडियो जो आप लोगों की तरफ से है कि अंकित भाई दोनों मोटरसाइकिल में से बेस्ट कौन सी है। अगर हमें सेकंड हैंड मोटरसाइकिल लेनी है तो क्या हम ओल्ड जेन KTM एडवेंचर 390 ले लें, या तो हम न्यू जेन KTM एडवेंचर 390 पे चले जाए। अगर इस मोटरसाइकिल के लुक की बात बोलूँ, जब KTM ने 2020 में इस मोटरसाइकिल को लॉन्च किया था ना, तो बहुत ज़्यादा मिक्स रिएक्शंस आए थे बाइकर्स की तरफ से। बहुत लोगों ने इस मोटरसाइकिल को अप्रिशिएट भी किया था, कहा था कि बहुत अच्छी है दिखने में, और बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला था कि इस मोटरसाइकिल का जब नाम एडवेंचर रखा है तो इसको थोड़ा सा एडवेंचर लुक देना चाहिए था। और 5 साल में पिछले KTM ने इसी के ऊपर वर्क किया और हमारे सामने प्रेजेंट कर दी ये KTM एडवेंचर 390। एक्चुअली एक ऐसी एडवेंचर मोटरसाइकिल जो डकार रैली से इंस्पायर्ड है। इसमें आपको ट्विन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं, आपको बड़ी विंडशील्ड देखने को मिलती है, फ्रंट में मडगार्ड देखने को मिलता है, साथ में सिंगल सीट और हाई ग्राउंड क्लियरेंस भी देखने को मिलता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ है जो अभी मैं आगे वीडियो में कंटिन्यू करूंगा। आप प्रॉपर टूरिंग प्रोस्पेक्टिव की मोटरसाइकिल देखते हो, मुझे लगता है कि ये अपने टाइम की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लुकिंग मोटरसाइकिल्स में से थी। लेकिन आज के टाइम पे 2026 में अगर मैं किसी को ज़्यादा नंबर दूंगा, देन आई हैव टू गो विद दिस मोटरसाइकिल। इस मोटरसाइकिल में आपको देखने को मिलता है 43 bhp और 37 Nm का टॉर्क, और इस मोटरसाइकिल में आपको देखने को मिलता है 46 bhp और 40 Nm का टॉर्क। इस मोटरसाइकिल को जैसे मैंने बताया 1,17,000 किलोमीटर चलाने के बाद जब मैं इस मोटरसाइकिल पे स्विच हुआ ना, मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं हुआ। लेकिन हाँ, 2 जगह पर इस मोटरसाइकिल का आपको डिफरेंस फील होता है। हाईवेज पे ये मोटरसाइकिल बहुत ईजिली आपको कॉन्फिडेंट फील करवाती है कि आप किसी भी गाड़ी को ओवरटेक कर सकते हो। लेकिन आपको और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है इस मोटरसाइकिल के ऊपर जब आप आगे किसी गाड़ी को देखते हो और आपको ओवरटेक करने का होता है कि आप कर लोगे, क्योंकि इस मोटरसाइकिल में आपको 3 bhp ज़्यादा पावर मिलती है। साथ में जब ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ की बात बोलूँ, वहाँ पर भी ये मोटरसाइकिल इस मोटरसाइकिल से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है, क्योंकि इस मोटरसाइकिल में आपको मिलता है लो एंड टॉर्क थोड़ा सा ज़्यादा। क्योंकि आपको लो एंड टॉर्क ज़्यादा मिलता है, जब आपको अपहिल करना होता है या फिर ऑफ रोड पे आप बाइक चलाते हो तो बार बार आपको गियर शिफ्ट नहीं करना पड़ता, जो आपको इस मोटरसाइकिल में ज़्यादा फील होता है। ओल्ड जेन KTM एडवेंचर 390 में आपको 170 mm का ट्रैवल सस्पेंशन देखने को मिलता है, जो कि एक टूरिंग मोटरसाइकिल के हिसाब से एकदम ठीक है। लेकिन KTM ने इसके ऊपर भी वर्क किया और मोटरसाइकिल में नई एडवेंचर 390 में आपको 200 mm का ट्रैवल सस्पेंशन देखने को मिलता है, जो कि 30 mm ज़्यादा है कंपेयर टू ओल्ड जेन KTM एडवेंचर 390, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप ऑफ रोड पे अपनी मोटरसाइकिल चलाते हो, या फिर हाईवेज पे, या फिर जब स्पीड ब्रेकर से आप अपनी मोटरसाइकिल को लेकर जाते हो। इस मोटरसाइकिल को मैंने हार्डकोर ऑफ रोडिंग मैंने इसके ऊपर की है, एंड लकीली मेरी मोटरसाइकिल में मुझे कभी भी रिम बेंड की प्रॉब्लम नहीं आई है। और मैंने बहुत ही रेयर केसेस सुने जहां पर किसी भी मोटरसाइकिल का रिम बेंड हुआ है, और इसीलिए ना मुझे लगा कि मुझे इसी वर्जन पे जाना चाहिए। जब मैं रिसर्च कर रहा था इस मोटरसाइकिल के बारे में, तब मुझे पता लगा था कि KTM ने जो इसका रिम्स है, इसकी स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ बेटर इंजीनियर्ड है। इस मोटरसाइकिल में आपको 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है, जो मुझे लगता है कि ठीक भी है और ठीक नहीं भी है। अगर आप एक टूरिंग कर रहे हो ना, उसके हिसाब से 200 इज़ मोर देन एनफ। हाईवेज पे, स्पीड ब्रेकर्स पे, ऑफ रोड्स पे आपकी मोटरसाइकिल, ऑफ रोड्स का मतलब
लिटिल बिट ऑफ रोड। मैं बहुत एक्सट्रीम ऑफ रोड बड़े बड़े पत्थर की बात नहीं कर रहा। आपने सुना कैसे लगी थी बाइक नीचे? तो ये भी फीडबैक जो है बाइकर्स का KTM के पास गया था, तो KTM ने इसके ऊपर भी वर्क किया और अब हमें दिया इसका ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ा के। इस मोटरसाइकिल में आपको मिलता है अब 227 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। दैट मीन्स उसके कंपैरिजन इस मोटरसाइकिल में 27 mm का ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ के मिलता है। और ये मैंने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि जब मैं अपनी कैलाश मानसरोवर की राइड पे गया था तो ये दोनों मोटरसाइकिल्स एक साथ चल रही थी। जहाँ पर मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो रहा था बड़े बड़े पत्थरों पे इस मोटरसाइकिल को निकालने में, क्योंकि ऐसी लोकेशन थी जहाँ पर आपकी मोटरसाइकिल को कुछ भी डैमेज होता है, दैट मीन्स आप स्टक हो जाओगे, ना आगे के ना पीछे के। तो मुझे बहुत ज़्यादा सोच समझ के बड़े बड़े पत्थरों पे वाटर क्रॉसिंग्स में इस मोटरसाइकिल को निकालना पड़ रहा था। ऑन द अदर हैंड जो मेरा फ्रेंड KTM एडवेंचर 390X चला रहा था, उसकी हाइट भी कम थी और वो इस मोटरसाइकिल को बहुत इजीली क्रॉस कर रहा था बिना किसी जगह पर पत्थर के लगे। और साथ में जब ओल्ड KTM एडवेंचर में आपको प्लास्टिक का बैश प्लेट देखने को मिलता था, इस मोटरसाइकिल में आपको एल्यूमिनियम का बैश प्लेट देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा थिन है बट स्टिल एक अच्छा अपग्रेड है। बहुत सारे बाइकर्स ने उसको रिप्लेस नहीं भी किया, लेकिन मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑफ रोड एडवेंचर करता हूँ तो मैंने एक हाई क्वालिटी की बैश प्लेट इसके अंदर इंस्टॉल करवा ली है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप करना चाहो तो करो या ना करो, क्योंकि एल्यूमिनियम की आपको बैश प्लेट इस मोटरसाइकिल में देखने को मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि KTM ने जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स इस मोटरसाइकिल के हो सकते थे ना, हम लोगों का फीडबैक लेके उस मोटरसाइकिल को बना दिया है। इस मोटरसाइकिल का सीट हाइट है 855 mm, जो कि सुनने में बहुत बड़ा नंबर लगता है, क्योंकि किसी भी एडवेंचर मोटरसाइकिल का तब के टाइम पे इतना सीट हाइट नहीं हुआ करता था। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, मेरी हाइट है 5'10" और मुझे इस मोटरसाइकिल में कभी भी सीट हाइट को लेकर प्रॉब्लम नहीं हुआ। मतलब बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर थोड़ा बहुत राइडिंग स्किल होना चाहिए, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे राइडर्स को देखा है जो 5'6", 5'7" है और वो इस मोटरसाइकिल को चलाते हैं और उनको कभी प्रॉब्लम ही नहीं आती। लेकिन जैसे मैंने बताया कि KTM ने इसके ऊपर भी वर्क किया है और KTM ने अब इस मोटरसाइकिल की जो सीट हाइट कर दी है वो कर दी है 830 mm। 25 mm जो इसका सीट हाइट है वो रिड्यूस कर दिया है। दैट मीन्स मैं उस मोटरसाइकिल पहले इतना ज़्यादा कंफर्टेबल था, अब तो मेरा पैर बहुत ही ज़्यादा इजीली नीचे जाता है। लेकिन मैं इतना बोलूँगा कि हाँ, अगर आप थोड़ा सा और भी अपने स्किल्स डेवलप कर लोगे तो 855 mm भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। मैं इस मोटरसाइकिल की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगेन KTM ने सारे राइडर्स का फीडबैक लिया और इस मोटरसाइकिल का सीट हाइट कर दिया 830 mm। सबसे पहले इसका TFT डिस्प्ले ऑन कर लेता हूँ। जैसे आप ऑन करोगे रेडी टू रेस दिखाएगा और साथ में जितने भी आपको ये नंबर देखने को मिल रहा है ना, बहुत अच्छी विजिबल होते हैं। रात के समय अगर आप देख रहे हो, बाइक चला रहे हो, या डे के समय भी आप पढ़ना चाहते हो तो बहुत ईजिली आप देख सकते हो और पढ़ सकते हो, जो कि इसका एक USP है। साथ में इस मोटरसाइकिल में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिलता है, ABS देखने को मिलता है और क्विक शिफ्टर, ये सब कुछ स्टैंडर्ड इस मोटरसाइकिल में आता है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं इस मोटरसाइकिल की बात करूं, पहले इसका TFT भी ऑन कर लेते हैं। ऑलरेडी ऑन है इसका TFT भी। इसके साथ आपको देखने को मिलता है 5 इंच का TFT डिस्प्ले। इसके अंदर भी आपको ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिलता है, क्विक शिफ्टर देखने को मिलता है, साथ में ABS मोड भी देखने को मिलता है। साथ में अगर मैं क्विक शिफ्टर की बात बोलूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मैं इस मोटरसाइकिल के क्विक शिफ्टर का बिल्कुल भी फ़ैन नहीं था। मैंने इस मोटरसाइकिल का क्विक शिफ्टर कभी हार्डली यूज़ किया है। क्विक शिफ्टर में क्या होता है, आप बिना क्लच दबाए अपनी जो मोटरसाइकिल की गियर है अप डाउन कर सकते हो, लेकिन इस मोटरसाइकिल का क्विक शिफ्टर मैंने बहुत बार सॉफ्टवेयर अपग्रेड करवाया, सब कुछ करके देख लिया। मैंने बहुत सारे बाइकर से बात भी करी, बहुत सारे बाइकर्स इस मोटरसाइकिल के क्विक शिफ्टर से इतना ज़्यादा खुश नहीं थे। ऑन द अदर हैंड अगर मैं इस मोटरसाइकिल की बात करूं, अगर आप ये मोटरसाइकिल ओन करते हैं ना, तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, कमेंट सेक्शन में इस टॉपिक के ऊपर ज़रूर बताना कि क्या आपको कभी क्विक शिफ्टर में प्रॉब्लम आया। इस मोटरसाइकिल का क्विक शिफ्टर बाय फार वन ऑफ द बेस्ट क्विक शिफ्टर है। मैंने जितनी भी मोटरसाइकिल्स चलाई हैं, 390 सीसी के अंदर आपको ऐसा क्विक शिफ्टर मिलता है जैसे आप कोई 1200 सीसी की मोटरसाइकिल चला रहे हो। साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न इस मोटरसाइकिल को चूज़ करने का उस मोटरसाइकिल के बाद वो था इसका क्रूज़ कंट्रोल। जब KTM ने ये मोटरसाइकिल लॉन्च करी थी 390X, इसके अंदर उन्होंने क्रूज़ कंट्रोल फीचर नहीं दिया था। क्रूज़ कंट्रोल फीचर दिया था इसका जो अपग्रेडेड वर्जन है, जो कि S आता है, जो स्पोक व्हील्स के साथ आता है। लगभग 75-80,000 रुपीज़ उसका मोटरसाइकिल का प्राइस ज़्यादा है। तो मैं इस मोटरसाइकिल को उस समय बिल्कुल भी कंसीडर नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे लगा था बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पर विद इन 3-4 मंथ्स ही KTM ने
इसके अंदर क्विक शिफ्टर दे दिया जैसे राइडर्स ने उन्हें फीडबैक दिया। और मुझे यही चीज़ ना KTM की सबसे अच्छी लगती है कि जैसे उन्हें कोई फीडबैक मिलता है ना, वो उसके ऊपर वर्क करते हैं। इस मोटरसाइकिल का चलाने का जो एक्सपीरियंस है ना, दैट इज़ नेक्स्ट लेवल। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप क्रूज़ कंट्रोल में जाते हो, आप इसको एक्टिवेट करते हो। दैट मीन्स अगर आप इसका 80 या 90 या 100 की स्पीड पे चला रहे हो, इसका क्रूज़ कंट्रोल एक्टिवेट कर देते हो, तो ये मोटरसाइकिल अपने आप ही चलती रहेगी। आपको इसको एक्सेलरेट करने की ज़रूरत नहीं है बार बार। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको दोनों अपने मोटरसाइकिल के हाथ छोड़ने की ज़रूरत है, आप अपने हाथ रिलैक्स कर सकते हो, लेकिन हैंडल पे अपना हाथ ऑल द टाइम रखना है। स्टेबिलिटी की बात बोलूँ तो ये मोटरसाइकिल मैंने 100-120 की स्पीड पे भी अपने दोनों हाथ छोड़े हैं, सिर्फ एक टेस्ट करने के लिए कि मोटरसाइकिल कितनी स्टेबल है। आपको करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा स्टेबल रहती है हाई स्पीड पे भी, क्रूज़ कंट्रोल यूज़ करने के बाद भी। तो ये भी एक मेन रीज़न था इस मोटरसाइकिल को चूज़ करने का। देखो दोनों मोटरसाइकिल्स के ना वेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट फिर भी बोलूँगा कि ये मोटरसाइकिल मुझे कंपैरेटिव टू दिस मोटरसाइकिल ज़्यादा कंफर्टेबली हैंडल करते हुए मैंने फील किया। वैसे तो आज तक मुझे इस मोटरसाइकिल में भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं फ्रैंकली आपको बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, जब ये मोटरसाइकिल फुली लोडेड होती है, जब इसके अंदर पेट्रोल अच्छा खासा होता है और जब मुझे इसको पीछे करना होता है ना बैठ के, तब मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है इस मोटरसाइकिल के साथ। बट इस मोटरसाइकिल में मुझे एज सच कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, मुझे किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी है अनटिल एंड अनलेस मैं ऐसी किसी सिचुएशन में हूँ। उसका एक मेन रीज़न हो सकता है सीट हाइट। जैसे मैंने बताया कि इसके कंपैरेटिव इस मोटरसाइकिल की सीट हाइट लगभग 25 mm कम है, तो हो सकता है वो एक मेन रीज़न हो। लेकिन हाँ, जब आप एक स्टिल पोजीशन पे हो तो अपनी मोटरसाइकिल के साथ और उसको आपको आगे पीछे करना होता है, तो ये मोटरसाइकिल मुझे लगता है कि मेरे लिए ज़्यादा बेटर रही है। 3-4 माइनर डिफरेंसेस है दोनों मोटरसाइकिल्स में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस मोटरसाइकिल में आपको 14.5 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है, इस मोटरसाइकिल में भी आपको 14.5 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। इस मोटरसाइकिल में आपको स्प्लिट सीट देखने को मिलती है, इस मोटरसाइकिल में आपको सिंगल सीट देखने को मिलती है। जैसे डकार रैली की बाइक्स होती हैं या फिर एक प्रॉपर एडवेंचर बाइक्स होती है, वैसी आपको सीट्स देखने को मिलती है। माइलेज की बात बोलूँ तो ये मोटरसाइकिल आपको हाईवे पे लगभग 32-33 का माइलेज दे देती है। ऑन द अदर हैंड ये मोटरसाइकिल आपको हाईवे से 30 का माइलेज देती है। यस, इस मोटरसाइकिल का कंपैरेटिव टू ओल्ड जेन KTM एडवेंचर 390 थोड़ा सा माइलेज मैंने फील किया है, थोड़ा सा कम है। ऑफ रोड में भी ये मोटरसाइकिल आराम से आपको 25-26 का माइलेज दे देती है। ऑफ रोड में ये मोटरसाइकिल आपको लगभग 22-24 का माइलेज देती है। उसका मेन रीज़न यही है कि इस मोटरसाइकिल में आपको 46 bhp देखने को मिलता है, 40 Nm का टॉर्क है। इस मोटरसाइकिल में थोड़ा सा आपको कम पावर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा जो माइलेज फिगर है वो आपको कहीं ना कहीं मैनेज करना पड़ता है। मुझे लगता है जो एडवेंचर जंकीज़ होते हैं ना, जिनको एक प्रॉपर एडवेंचर टूरिंग या प्रॉपर एडवेंचर मोटरसाइकिल चाहिए, जैसे मैं हूँ, तो मैं 2-3 किलोमीटर को इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करता। हाँ, अगर यही 10 किलोमीटर का डिफरेंस होता ना कि ये होती 20 का माइलेज दे रही होती है, 30 का दे रही होती, तो मैं एक बार सोचता जहाँ 32 का मिल रहा है वहाँ 30 का मिल रहा है। तो टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे ये 2-3 किलोमीटर को लेकर आप लोग ये मोटरसाइकिल को डिसाइड नहीं करने वाले। एंड ऑफ द डे आप लोग यही जानना चाहते हो कि ये मोटरसाइकिल या ये। इमोशनली बताऊँ तो एनी डे ये मेरी फेवरेट मोटरसाइकिल थी, है और हमेशा रहेगी। अगर इस मोटरसाइकिल की जगह बेसिकली भूसा या फिर S2 भी खड़ी होती है ना, तब भी मेरे लिए ये मोटरसाइकिल ज़्यादा क्लोज होती। काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि आप कभी ये मोटरसाइकिल सेल करोगे, तो मैंने हमेशा ये बात बोली है कि ये मोटरसाइकिल मैं कभी भी सेल नहीं करूँगा। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकली बात बोलूँ कि इस मोटरसाइकिल को या फिर इस मोटरसाइकिल को, तो एनी डे मैं इस मोटरसाइकिल को चूज़ करूँगा। क्योंकि अभी मैं 17,000 किलोमीटर इस मोटरसाइकिल को चला चुका हूँ। मैं इसको लद्दाख ले गया हूँ, मैं इसको MP में ले गया, मैं इसको महाराष्ट्र में चलाया, मैंने इसको केरला में चलाया, मैंने इसको तमिलनाडु में चलाया, मैं इसे उड़ीसा लेके गया, मैं इसे कोलकाता में लेके गया, मैं इसको अरुणाचल लेके गया, मैं इसको आसाम लेके गया, वहाँ से फिर मैं लखनऊ आया, लखनऊ से वापस दिल्ली आया, मैं थोड़े दिनों में यहाँ से राजस्थान निकल रहा हूँ, उसके बाद मैं गुजरात जाऊँगा। तो मैंने अक्रॉस इंडिया यार लगभग 20,000 किलोमीटर इस मोटरसाइकिल को चला चुका हूँ जब तक ये राइड ख़त्म करके आऊँगा। एंड नॉट इवन अ सिंगल मेजर इशू। माइनर इशू अगेन होते रहते हैं, मोटरसाइकिल है, इंजन है, कभी पंचर हो गया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, लेकिन मेजर इशू मोटरसाइकिल में मुझे नहीं आया। सो फाइनल वर्डिक्ट अगर मैं इन दोनों मोटरसाइकिल्स का बोलूँ तो मैं अभी एज ऑफ नाउ अगर ये दोनों मोटरसाइकिल मार्केट में अवेलेबल होती ऑलमोस्ट सेम प्राइस में, तो मैं इसी मोटरसाइकिल को चूज़ करता एनी डे। 2020 में जब ये KTM ने मोटरसाइकिल लॉन्च करी थी तो इसका प्राइस था 2,99,000 रुपीज़ एक्स शोरूम प्राइस। 2024 आते आते इस मोटरसाइकिल का प्राइस हो गया था लगभग 3,25,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस। लेकिन 2025 में KTM ने इस मोटरसाइकिल को लॉन्च किया है 3,03,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस। तो यही डिफरेंस है इन दोनों मोटरसाइकिल्स में, और मेरा एक्सपीरियंस जो है वो इन दोनों मोटरसाइकिल के साथ अभी तक यही था।
आई नो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि इस मोटरसाइकिल का नेगेटिव नहीं बताया। देखो, नेगेटिव मैं आपको बताऊंगा, पॉजिटिव आपको बताऊंगा, लेकिन जब ये मेरी अक्रॉस इंडिया की राइड प्रॉपरली ख़त्म हो जाएगी, लगभग अभी ये मोटरसाइकिल 17,000 किलोमीटर चल चुकी है, 20,000 किलोमीटर के आसपास जब ये मोटरसाइकिल हो जाएगी ना, तो मैं इसका एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं इस मोटरसाइकिल के सारे पॉजिटिव बताऊँगा। जो भी मुझे इस मोटरसाइकिल में नेगेटिव लगा ना, वो सारा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यही था मेरा इन दोनों मोटरसाइकिल के साथ एक्सपीरियंस, एक जिसके साथ मैं इमोशनली कनेक्ट हूँ, एक जिसके साथ मैं प्रैक्टिकली कनेक्ट हूँ। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर ही एंड कर रहा हूँ। किसी भी रीज़न से अगर आज का कंपैरिजन आपको समझ आया तो आपको पता है क्या करना है। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी के साथ अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ। दिस इज़ मी ड्रीम चेजर साइनिंग ऑफ। और साथ में एक और चीज़ बता दूँ, इसका नाम है चार्ली, इसका नाम है चेजर। इसी के साथ बाय बाय।